हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की बात करेंगे। बहुत से बच्चों का कमेंट आया है कि सर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम को भी आप पढ़ाइए। इसके लिए यह सीरीज में लेके आया हूँ। इस पे जितनी सरल भाषा से आपको समझा सकता हूँ मैं समझाने की कोशिश करूँगा, जिसके लिए मैंने नोट्स भी बना रखे हैं। सबसे पहले धारा 1 की बात करता हूँ मैं। धारा 1 में नॉर्मल सी बात है कि इसका संक्षिप्त विस्तार क्या है। यह राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 कहा जाएगा और पूरा राजस्थान में लागू है, इस तरह का यह है। उसके बाद धारा 2 कहती है अधिनियम से प्रभावित न होने वाले अधिनियम हैं, यानी कि जैसे कि थोड़े अधिनियम दे रखे हैं जिन्हें किसी से भी यह अधिनियम प्रभावित नहीं होंगे। और धारा 3 में व्याख्या कर रखी है, जो शब्द हैं उन्हें हम किसी अन्य वीडियो में यह तीनों धाराओं का अध्ययन करेंगे। आज हम अध्ययन करेंगे भू राजस्व अधिनियम की धारा 4, 5 और 6 को, जिसके अंतर्गत राजस्व बोर्ड की स्थापना, सदस्यता और उसका कार्यस्थल आ जाता है। जैसे कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, जिसे हम लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 कहते हैं, राज्य में भूमि से संबंधित प्रशासन को संचालित करने वाला एक प्रमुख कानून है। इस अधिनियम के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण संस्था बनाई गई है, वह है राजस्व बोर्ड। इसे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हम कहते हैं। यह बोर्ड भूमि से जुड़े मामलों में सर्वोच्च स्तर की संस्था मानी जाती है। इस अधिनियम की धारा 4, 5 और धारा 6 को विस्तार से सरल हिंदी में समझेंगे। साथ ही जो उदाहरण है सॉल्यूशन के जरिए भी इन प्रावधानों को हम आसानी से बनाएंगे। सबसे पहले है धारा 4, जिसमें बोर्ड की स्थापना और गठन है, एस्टैब्लिश एंड कंपोजिशन ऑफ बोर्ड कहते हैं। इसमें उपधारा कहती है कि बोर्ड की स्थापना, इस उपधारा के अनुसार राजस्थान राज्य में एक राजस्व बोर्ड की स्थापना की जाएगी। इसे ही आगे अधिनियम में बोर्ड कहा जाएगा। इसका अर्थ है कि यह बोर्ड राज्य के लिए अनिवार्य है, यानी मैंडेटरी है। उदाहरण से समझ लेते हैं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को ज़मीन को गलत कैटेगरी में डाल दिया है। अगर उसने तहसीलदार और कलेक्टर के पास शिकायत की और निर्णय से संतुष्ट नहीं हुआ है, तो वह अंत में इस बोर्ड के पास अपील कर सकता है और बोर्ड का निर्णय अंतिम और सर्वोच्च होगा। और धारा 4 की सेक्शन उपधारा 2 को देखेंगे, जिसमें बोर्ड के सदस्य के बारे में बता रखा है। यह धारा बताती है कि बोर्ड में एक अध्यक्ष होगा और कम से कम 3 और अधिकतम 15 और अन्य सदस्य मेंबर हो सकते हैं, यानी बोर्ड में न्यूनतम 4 और अधिकतम 16 सदस्य हो सकते हैं। इसका उदाहरण है, अगर राज्य में रेवेन्यू से जुड़े केस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो सरकार 15 सदस्यों तक की नियुक्ति कर सकती है, ताकि मामले जल्दी निपटे। अगर कम केस है तो सिर्फ 4 सदस्य ही पर्याप्त होते हैं। इसी उपधारा 3 है सरकारी गजट में प्रकाशन। जैसे कि किसी भी बोर्ड के सदस्य की अगर जैसे कि हम देखते हैं कि बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति होने के बाद उसकी सूचना को सरकारी गजट में प्रकाशित किया जाएगा। और यह इसलिए किया जाता है ताकि लोगों के बीच पारदर्शिता और वैधता बनी रहे। जैसे कि उदाहरण के लिए, अगर सरकार ने एक नया अध्यक्ष नियुक्त किया है तो उसकी जानकारी राजस्थान गजट में प्रकाशित की जाएगी, ताकि सबको औपचारिक रूप से इसकी सूचना मिल सके। इसी के बाद है उपधारा 4, योग्यता, चयन और सेवा शर्तें, एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन और सर्विस कैंडिडेशन। इस उपधारा के अनुसार राज्य सरकार यह तय करेगी कि बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य बनने के लिए क्या योग्यताएं यानी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तथा उनका चयन कैसे होता है और किस मेथड से उनका चयन होगा, और उनकी सेवा शर्तें यानी कि सर्विस की क्या क्या कंडीशन होगी।
यह आपको बताया गया है। एक प्रावधान भी जोड़ा गया, अगर सरकार ने अभी तक नई योग्यताएं नहीं की है तो पहले की ही योग्यताएं जब तक लागू रहेगी तब तक नई व्यवस्था नहीं बन जाती। इसका उदाहरण जैसे कि मान लीजिए सरकार ने अभी तक नई योग्यताएं तय नहीं की है तो पुराने नियमों के अनुसार ही योग्य व्यक्ति की नियुक्ति यानी कि भर्ती की जाएगी और बोर्ड का काम बिना रुकावट चलता रहेगा। उसके बाद है उपधारा 5, रिक्तों से बोर्ड अमान्य नहीं, कंस्टिट्यूशन नॉट वैलिड ड्यू टू वैकेंसीज। यह उपधारा कहती है कि अगर बोर्ड में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या इस्तीफा कोई दे देता है या कार्यकाल समाप्ति हो जाती है या हटा दिया जाता है, टर्मिनेट किया जाता है या टेम्परली अब्सेंट हो जाती है तो भी बोर्ड अनवैलिड नहीं माना जाएगा। उसके अन्य सदस्य वह काम करते रहेंगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर कोई सदस्य इस्तीफा दे देता है और नया सदस्य अभी नियुक्त नहीं हुआ है तो भी बाकी सदस्य काम कर सकते हैं। इसी तरह अगर अध्यक्ष कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर है तब भी रेवेन्यू बोर्ड का काम रुकता नहीं है, वह भी आगे से आगे चलता रहता है। उसके बाद धारा 5, सदस्यों का कार्यकाल। इस धारा के अनुसार बोर्ड के सभी सदस्य राज्यपाल की इच्छा यानी कि उनके पद पर बने रहते हैं, जिससे कि हम प्रसाद पर्यंत बोल सकते हैं। इसका मतलब है कि उनके कार्यकाल की कोई निश्चित अवधि नहीं है। राज्यपाल जब चाहे उन्हें पद से हटा सकते हैं। उदाहरण, अगर कोई सदस्य अपने पद का दुरुपयोग करता है या ठीक से काम नहीं कर रहा है तो राज्यपाल उसे कार्यकाल पूरा होने से पहले ही हटा सकते हैं। इससे अनुशासन और जवाबदेही बनी रहती है बोर्ड की। उसके बाद है धारा 6, बैठक का स्थान यानी पैलेस ऑफ सिटिंग। इस धारा में बताया गया राजस्व बोर्ड का मुख्यालय अजमेर में होगा, लेकिन अगर सरकार आदेश दे तो बोर्ड राज्य के किसी भी स्थान पर बैठकर कार्रवाई कर सकता है। इससे बोर्ड को लचीलापन मिलता है और वह जनता की सुविधा के अनुसार अन्य स्थानों पर भी बैठ सके। उदाहरण के लिए अगर किसी जिले जैसे कि जोधपुर में रेवेन्यू केस बहुत अधिक है तो सरकार विशेष आदेश देकर बोर्ड को कुछ समय के लिए वहीं बैठने की अनुमति दे सकती है। इससे लोगों को बार बार अजमेर जाने की जरूरत नहीं होगी। और राजस्थान भूमि राजस्व अधिनियम 1956 की ये तीनों धाराएं 4, 5, 6 राज्य के राजस्व बोर्ड की नींव रखती है और यह प्रावधान सुनिश्चित करती है कि राज्य में एक मजबूत और प्रभावी संस्था हो जो कि भूमि राजस्व से संबंधित विवादों को अंतिम स्तर पर निपटाए। संक्षेप दे सकते हैं जैसे कि धारा 4 बोर्ड की स्थापना, संरचना और नियुक्ति प्रक्रिया को निर्धारित करती है। धारा 5 यह स्पष्ट करती है कि सदस्य राज्यपाल की इच्छा के पद पर बने रहेंगे। वो यह बताती है धारा 6 के मुख्यालय अजमेर होगा, लेकिन जरूरत पड़ने पर कहीं और भी बैठ सकता है। इस तरह इन तीनों धाराओं से यह पता चलता है कि ये प्रावधान राजस्थान जैसे बड़े राज्य में न्याय, पारदर्शिता और कार्यक्षमता, जिन्हें हम जस्टिस, ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी को सुनिश्चित करते हैं, भूमि विवाद आम जनजीवन का हिस्सा है और इस तरह की संस्था उन्हें न्याय दिलाने में मदद करती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक और शेयर करें और आपको किसी भी धारा में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं। धन्यवाद।